अल्लामा इकबाल ने एक शेर कहा था, उरूज आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं, उरूज आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं, कहीं टूटा हुआ तारा मह कामिल न बन जाए। जनाब रियाज अहमद साहब आपसे गुफ्तगू करने के लिए डाइस पर तशरीफ ला रहे हैं। एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले ईद मिलन का फंक्शन है, तो आप सबको मेरे ओर से रमज़ान ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और एक माजरत ये चाहता हूँ, क्या मेरी स्कूली एजुकेशन पूरा मराठी मीडियम से और उसके बाद में साइंस में रहने की वजह से इंग्लिश में, और इसलिए मैं उर्दू में ज़्यादा मेरा पढ़ाई नहीं है, तो ज़्यादा उर्दू बात नहीं कर पाऊँगा। तो जहाँ पे भी कुछ वर्ड्स की गलती होती है तो उसके लिए पहले से माफ़ी मांग लेता हूँ। शुक्रिया अदा करता हूँ क्या आज मालेगांव क्लब ने इतने अच्छे ईद मिलन के फंक्शन में बुलाया, और मतीन हाफिज जी और मुख्तार अदिल साहब और जितने भी मालेगांव क्लब के मेंबर्स हैं, सबको शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ पे बुला के गुलपोशी की और आज आपसे रूबरू होने का मुझे मौका दिया इस सिलसिले में। यूपीएससी का मेरा जर्नी पूरी 5 साल की थी। तो मैं पहले मेरा पूरा बैकग्राउंड बता देता हूँ। मैं अपना एजुकेशन मैंने 10th तक मराठी मीडियम से मैंने अपने नासिक में एक पुरुषोत्तम इंग्लिश स्कूल है वहाँ से किया है। स्कूल के नाम में इंग्लिश ज़रूर है पर एजुकेशन मराठी मीडियम से हुआ है। उसके बाद 11th और 12th को साइंस में एडमिशन लिया, जबकि स्कूल में जब था तो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था। 10th में मेरे 79% आए, और वो एक होता है कि जब कॉलेज को जाते हो तो कॉलेज की कहीं ना कहीं आपको हवा लग जाती है। तो सेम सिचुएशन मेरे साथ हुई, और कहीं ना कहीं जाके परफॉर्मेंस वीक हो गया। कॉलेज में जाने के बाद स्कूल से निकले हो आप यूनिफॉर्म में से, और जब आपको सिविल ड्रेस में आ जाते हो तो आपको लगता है कि आप 7वें आसमान पे चले गए हो। तो ऐसा लगता है कि हाथों को दोनों साइड से पंख आ चुके हैं और उड़ रहा हूँ मैं। तो उसी ऐसा ही मेरे साथ हो गया, और 12th में कहीं ना कहीं मेरा स्टडीज से फोकस हट गया। तो मैथ्स एक सब्जेक्ट ऐसा था जो मुझे ऐसा लगता था कि यार ये मुझे कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगता था, तो वो पढ़ाई भी उतनी हुई नहीं, और मैं फेल हो गया 1 नंबर से। अब फेल हो गया, इसके बाद तो अब्बा हमारे जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन अब्बा ने मुझसे एक ही बात पूछी कि क्या हुआ, और मैंने कहा क्या अब्बा मुझसे गलती हो गई, मेरा रास्ता मैं भटक चुका था। तो बोले अब क्या करना है? तो मैंने कहा कि मैं दोबारा वापस से ट्राई करता हूँ और दोबारा अपीयर होगा, 12th की एग्जामिनेशन दूंगा। अब अगर उस वक्त अगर पापा ये कहते ना क्या लड़का बिगड़ गया है और रास्ता भटक चुका है तो इसको हटा लीजिए, इसको डिप्लोमा करते या तो ITI करते और फिर आगे कोई कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में जॉब कर लेगा, या तो खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट कर लेगा, या तो कुछ और कर लेगा। अगर वो पापा उस दिन वो डिसीजन लेते तो काश आज मैं आपके सामने खड़ा नहीं होता। पर पापा ने बस यही सोचा कि हाँ इस पे कैपेबिलिटी है, इसकी कहीं ना कहीं गलती हो गई, 1 साल ठीक है पर इसको और एक मौका देते हैं। और मेरा ग्रेजुएशन का जो परसेंटेज है वो 77% है। तो मुझे लगता है जो मौका मिला था वो मौके का मैंने सही इस्तेमाल किया, और उसके बाद में उन्होंने जो मुझ पे भरोसा दिखाया था कहीं ना कहीं वो भरोसे को मैं खरा उतरा, और ग्रेजुएशन में मैंने अच्छे से पढ़ाई की, दोबारा अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। मैंने अपना ग्रेजुएशन केमिस्ट्री सब्जेक्ट में कंप्लीट किया। उसके बाद MSc पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने नासिक से ही, बिटको कॉलेज से ही MSc कंप्लीट किया। 2013 में मैंने एजुकेशन कंप्लीट किया। बट अब कॉलेज में जब था तो एक ही कॉलेज में था, 5-6 साल एक ही कॉलेज में बिताया, तो उस कॉलेज के नस नस से वाकिफ हो गया था। अब जब
मेरा एमएससी का सेकंड ईयर था, तो मैं अपने कॉलेज का जनरल सेक्रेटरी इलेक्ट हुआ था। तो बाकायदा इलेक्शन के साथ मैं चुन कर आया। अब बहुत सारे लोगों को ये सवाल होता है कि आप सिविल सर्विसेज में क्यों जाना चाहते हो, तो बड़ा अटपटा लगता है, अतरंग सा सवाल लगता है कि अरे मुझे करना है भाई, मुझे कलेक्टर बनना है, ये करना है, बट कुछ ना कुछ उसका रीज़न होना चाहिए आपके पास, एक वैलिड एम होना चाहिए कि आपको सिविल सर्विसेज करना है, और आपके पास वो एम है तभी आप कुछ ना, आप उस बात को तवज्जो दोगे, उतना हार्डवर्क करोगे, उतना पेशेंस रहेगा, उतना डिवोशन दोगे। तो मेरा कुछ एम ऐसा था क्या, 2013 में जब मैं जनरल सेक्रेटरी बना तो कहीं ना कहीं घर वालों का ऐसा लगने लगा कि बेटा अब पॉलिटिक्स के रास्ते पे जा रहा है, कल के को कॉरपोरेटर का इलेक्शन में लड़ेगा, ये करेगा, वो करेगा। तो अब्बा से जिस दिन बात हुई इस सब टॉपिक पे, जिस दिन मेरा इलेक्शन था, तो मैंने अपने घर वालों को ये तक नहीं बताया था कि मैं इलेक्शन के लिए खड़ा होने वाला हूँ। तो रमज़ान का ही वक्त था और अब्बा नमाज से निकलकर जब बाहर निकले तो उनको किसी उनके दोस्त ने बताया कि आपका लड़का बिटको कॉलेज में जीएस हो गया है करके। तो खुशी तो हो गई थी, पर दिल में कहीं ना कहीं वो था कि लड़का पॉलिटिक्स में कहीं ना चले जाए। अब बैकग्राउंड ऐसा है कि अब्बा गवर्नमेंट सर्वेंट है, हमारी अम्मी घर में घर देखती है, तो कहीं ऐसा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, और कहीं ना कहीं अब्बा को डर था कि लड़का पॉलिटिक्स में चला जाएगा और फिर आगे का क्या होगा। तो एक दिन जब बात हो रही थी अब्बा से, तो अब्बा ने मुझसे बोला कि देख वो अपनी फील्ड नहीं है, तेरी 4 बहनें हैं, चारों भी बहनों ने एजुकेशन का रास्ता अपनाया, चारों भी पोस्ट ग्रेजुएट किए, 2 बहनें तेरी टीचर है, भाई भी ग्रेजुएट है, और अब तू भी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होने आया है और अपना वो रास्ता नहीं है, तो तेरे में कहीं ना कहीं लीडरशिप क्वालिटी है और तू उसका इस्तेमाल करके कोई और चीज़ ढूंढ इस सब चीज़ों में। अब्बा के हमारे एक ऑफिसर थे, उन्होंने जब उनका डिस्कशन चल रहा था तो उन्होंने कहा कि सिविल सर्विसेज में आप ट्राई कर सकते हो, और जब वो मेरे पास ऑप्शन आया तो मैंने भी सोचा कि यार इससे अच्छा बढ़िया कोई ऑप्शन आपके पास नहीं हो सकता है कि आपकी लीडरशिप क्वालिटी को एजुकेशन के रास्ते में आप डेवलप कर सकते हो। तो मैंने सोचा कि हाँ सिविल सर्विसेज में मैं जाऊंगा, और उसके पहले दोस्तों में मजाक से ये होता था कि लाल बत्ती की गाड़ी मिलेगी तो इसलिए हम लोग सिविल यूपीएससी का एग्जामिनेशन देंगे। बट मेरा एक वैलिड एम ये था कि मुझे अपनी लीडरशिप क्वालिटी जो थी उसको डेवलप करना था, और वो एजुकेशन के रास्ते से। अब जर्नी स्टार्ट होती है तो ऐसा है कि घर से एजुकेशनल बैकग्राउंड तो है। अब हमारे तीनों भी भाईजान हैं, वो पढ़े हैं, सब ग्रेजुएट है, एक भाईजान हमारे साइंटिस्ट है, दूसरे भाईजान हमारे टीचर हैं, तो कहीं ना कहीं एजुकेशनल बैकग्राउंड तो है, बट एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बैकग्राउंड नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो अब हमारे महाराष्ट्र में ऐसा है कि आपको एजुकेशन का कोई कैपिटल है तो आपकी पूना है। तो जब यूपीएससी का मैंने स्टार्ट किया तो सबसे पहले मैं पूना चला गया, बट वो है कि आपको कुछ पता नहीं है। उस वक्त मैंने ये यूपीएससी के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की और दोस्तों के साथ जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ रहना स्टार्ट किया, बट कहीं ना कहीं वो था क्या जो प्रॉपर ट्रैक है वो पता नहीं था। तो दिल्ली जाने का सोचा था, पर पेरेंट्स का कैसा ये होता है कि अब्बा का पूरा सपोर्ट था कि अब तू दिल्ली चला जा, बट अम्मी का ये था कि अरे लड़का इतने दूर चला जाएगा तो कैसे होगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं मुझे भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, दिल्ली की जगह पे मैं पूना प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट किया। अब पता था कि बहुत कम टाइम में मुझे प्रीलिम्स को लिए अपीयर होना है और उतना वक्त नहीं है, उतना प्रिपरेशन अच्छे से हुआ नहीं है। तभी एक डेयरिंग करके एक रिस्क लेकर मैंने 2014 का अटेम्प्ट दिया, और होना कुछ अलग नहीं था, मैं फेल ही होने वाला था उसमें, ये मुझे पता था क्योंकि मेरा प्रिपरेशन उस लेवल का नहीं था। अब जब 2014 का प्रीलिम्स का रिजल्ट आया तब मैं नासिक में ही था, तो पापा को मैं सोचा कि बताऊँ क्या आप, क्या रिजल्ट क्या आया है करके। मैं कुछ दिनों तक बताया ही नहीं कि यूपीएससी का प्रीलिम्स का रिजल्ट आया है और मैं फेल हुआ हूँ करके, पर सोचा कहीं ना कहीं ये तो एक धोखा है करके, अपने घर वालों से मैं धोखा कर रहा हूँ और बता देना चाहिए कि मैं इस बार फेल हो गया करके। तो पापा ने मुझसे यही कहा कि देख मैं तुझे तभी बोल रहा था कि तू पूना जा मत, तो दिल्ली जा, दिल्ली जाके पढ़ाई कर।
तो फिर उसके बाद जामिया का रास्ता मिला, जामिया के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, और उसी दौरान जब जितनी प्रिपरेशन हुई थी उस प्रिपरेशन के बेसिस पे मैंने जामिया का एंट्रेंस दिया, और वो एंट्रेंस क्वालिफाई हुआ और जामिया में एडमिशन मिल गया। अब जामिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो यूपीएससी के लिए आपको एक एनवायरनमेंट जो प्रॉपर होना चाहिए वो एनवायरनमेंट मिलता है। अभी जैसे अभी यहाँ पे बात हो रही थी कि यूपीएससी के लिए जो फॉर्म मिल रहे हैं 25 फॉर्म सेंटर के लिए अभी यहाँ पे ये है। जामिया के एंट्रेंस को पूरे इंडिया से 10,000 बच्चे अपीयर होते हैं। पूरे इंडिया में 10 अलग अलग जगह पे सेंटर है, हर सेंटर फुल होता है उनका, और बस उस 10,000 में से 150 बच्चों का सिलेक्शन होता है। और वो 150 बच्चे जो वहाँ पे जा रहे हैं वो उनकी एक पोटेंशियल होता है कि वो यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं, और वो कॉम्पिटिटिव जो एनवायरनमेंट आपको वहाँ पे मिलता है वो आपको बाकी कहीं नहीं मिलता है। और जबकि हज हाउस की बात की जाए तो हज हाउस में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो प्रीलिम्स देने के बाद में जामिया में ही दिल्ली में जाते हैं। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि दिल्ली मक्का है यूपीएससी के लिए, तो आप दिल्ली में ही डायरेक्टली जाइए और वहीं पे प्रिपरेशन कीजिए। तो मैं कहीं ना कहीं ये बोलना ये चाह रहा हूँ, क्या आप हज हाउस का जितना ये कर रहे हो उतना ही जामिया के लिए ट्राई कीजिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ये हो गए। और इंशाल्लाह आप आज 2 बच्चे अभी तक सिलेक्शन हुए हैं और 25 बच्चों का फॉर्म आया है। अगले कुछ सालों में ऐसा बोलने के लिए एक मकाम मिल जाएगा क्या मालेगांव से हमारे 25 बच्चे सिलेक्ट हो गए इंशाल्लाह। अब जैसे कि मालेगांव क्लब के बारे में ये है कि उनका काम जो है वो जो सोशल डेवलपमेंट के जो पिलर्स होते हैं ना उस डायरेक्शन में है। जैसे कि आपका हेल्थ है, जो मेडिसिन का काम है, एजुकेशन है, जो एपीजे अब्दुल कलाम क्लास, और स्पेशली एम्प्लॉयमेंट भी है, उसका प्रॉब्लम है, और एनवायरनमेंट का जो पेड़ की बात की तो एनवायरनमेंट का भी ये है। तो मैं चाहता हूँ क्या वो एक जरिया बने मालेगांव क्लब का। और जैसे आज जामिया का बोलते हैं क्या इस जामिया के इसके वजह से आज इतना रिजल्ट है, इस साल भी माशाल्लाह 44 सिलेक्शन जामिया से है, तो कहीं ना कहीं कल के को ये कहा जाए कि मालेगांव क्लब के वजह से इतने सिविल सर्वेंट ऑल ओवर इंडिया मालेगांव से काम कर रहे हैं। अब जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट इसमें मैं फेल हुआ, सेकंड में मैं जामिया चला गया और फिर से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया और अपनी स्ट्रैटेजी ये की कि पहले इसमें जो गलतियां हुई थी मैं सेकंड इसमें वो दोहराऊं नहीं, और बहुत मेहनत से पढ़ाई की। बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता चली कि ये भी बुक लिस्ट होती है, अच्छा ये भी किताबें होती है, ऐसा भी पढ़ना होता है, जो कि हमको कुछ पता ही नहीं था। और मालेगांव दिल्ली जाने के बाद वो सब चीज़ें पता चली। अब 2015 का जब अटेम्प्ट किया तो एक कॉन्फिडेंस था कि मैं प्रीलिम्स तो क्वालिफाई कर लूँगा, पर जब रिजल्ट आया तब मैं फेल हो गया। और यूपीएससी का ऐसा होता है कि आपको 1 साल के बाद पता चलता है कि आपके मार्क्स कितने थे, तो पता तो चल नहीं रहा था कि मैं फेल क्यों हो गया। पर एक आंसर की आती है प्राइवेट इसकी कोचिंग्स की, तो प्राइवेट आंसर की से तो ये हो गया कि मेरे नेगेटिव मार्क्स ज़्यादा हो गए, क्योंकि यूपीएससी में नेगेटिव मार्किंग सिस्टम होती है। और 1 नंबर से कहीं ना कहीं मेरिट जो मतलब 107 नंबर का जो बच्चा है उस क्वालिफाई हो गया है, और मेरा 106 था तो मैं क्वालिफाई नहीं हो पाया। तो ये था कि 1 नंबर से मेरा उस साल सिलेक्शन नहीं हुआ। अब जब ये होता है कि आप इतनी मेहनत करते हो, साल भर जिस चीज़ के लिए पढ़ते हो, और आखिरी मुकाम पे जाने के बाद जब आपको ये पता चलता है कि आपका 1 नंबर से नहीं होता है, तो आदमी बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में मायूस हो जाता है। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत ये होती है ना कि उसका पेरेंट्स जो है उनके सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर ये सोच लिया क्या 2 अटेम्प्ट हो गए, बच्चा कुछ कर नहीं रहा है, गलत रास्ते पे लड़का चला गया है। ये अक्सर बात होती है कि दिल्ली गया है, और खास करके रिश्तेदार तो और ज़्यादा ये बोलेगा कि लड़का देखो मैं तो कह रहा था तुमको कि दिल्ली में भेजना मत लड़के को, और लड़का कुछ ना कुछ गुल खिला रहा है वहाँ। तो खास करके बच्चों को मैं ये कहूँगा कि अपने घर वालों को इस बात में कॉन्फिडेंस में ले और बताए कि नहीं ऐसे ऐसी सिचुएशन है,
और इस सिचुएशन की वजह से ऐसी ऐसी गलती हो गई और इतना टफ कंपटीशन है, इस वजह से मैं फेल हो गया। और साथ ही में मैं पेरेंट्स को भी ये बताऊंगा कि आपके बच्चे पे भरोसा रखिए, क्या वो कहीं ना कहीं वो अपने कंपटीशन के लेवल से और अपने मायूसी की वजह से कहीं ना कहीं जूझ रहा है, और उसमें एक घर वालों का जो हौसला जो होता है ना, हौसला अफजाई, वो अंधेरे से जो एक रोशनी आती है ना, वो काम करती है और उसको वो उम्मीद देती है कि वो तीसरे अटेम्प्ट में वापस से अपीयर हो। अब तीसरे अटेम्प्ट की बात करता हूँ तो तीसरे अटेम्प्ट में मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया और कहीं ना कहीं 2 इसमें मैंने ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए थे, वो स्ट्रैटेजी चेंज कर लिए, प्रीलिम्स में अपीयर हुआ, प्रीलिम्स दिया और पास हो गया। और यकीन मानिए जितनी खुशी मुझे यूपीएससी अब भी मैं सिलेक्ट हुआ हूँ, जितनी खुशी तब हुई थी, उसी लेवल की खुशी तब हुई जब मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई किया। 2016 में प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ, मेंस लिखने का मुझे मौका मिला और मैं मेंस भी क्वालिफाई हो गया और उस साल मुझे इंटरव्यू देना था। अब इंटरव्यू में जब मैं कुछ भी यूपीएससी की जो चीज़ है उसमें ऐसा है कि आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और आप अगर प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे, अगर आपको जंग लड़ने जाना है और आप हथियार घर भूल जाओगे तो चलेगा नहीं। इसलिए यूपीएससी का ऐसा है कि आप यहाँ हथियार ही आपकी प्रैक्टिस है, और आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो कहीं ना कहीं आप उस कंपटीशन से बाहर हो। और वैसा ही हुआ 2016 के इंटरव्यू में कि उतनी प्रैक्टिस मैंने की नहीं और मेरा एक कॉन्फिडेंस लेवल उस लेवल तक गया नहीं। और जब मैं इंटरव्यू के लिए अपीयर हुआ तो पहले ही पसीने छूट रहे थे, और उसके बाद में वो पैनल, उसमें 5 लोग, पहला टाइम था और इतना बड़ा इंटरव्यू में जाने का और उनके सामने ये सब चीज़ों का ये करने का। तो पहला ही क्वेश्चन उन्होंने ये कहा कि देखो, मैंने पूछा मैं आई कम इन, तो बोला हाँ आ जाओ। तो पहला ही क्वेश्चन था कि देखो मैं तुमको एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछूंगा और इसी के बाद मैं आपको बैठने दूंगा। मैंने बोला यस सर आप पूछ सकते हो। तो उन्होंने पूछा कि मेरा फ़ोटो दिखाया, उनके पास मेरा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो था और उन्होंने मुझे वो फ़ोटो दिखाया और मुझसे कहा क्या बताओ ये कौन है। अब मैंने कहा कि ये मैं हूँ। बोले अच्छा बैठिए। अब उस वक्त दिमाग काम नहीं कर रहा था क्योंकि ब्लड प्रेशर हाई था, धड़कनें बढ़ी हुई थी और ऊपर से पसीना चल रहा था। ऐसी सिचुएशन में अच्छे से अच्छा आदमी कुछ नहीं कर सकता, तो दिमाग काम करना बंद हो गया था। तो उस वक्त मैं ये बता सकता था कि मैं सैयद रियाज अहमद है, इन्होंने अपनी एमएससी कंप्लीट की है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये नासिक को बिलोंग करते हैं और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इस साल वो सिविल सर्विसेज में पास हो जाएगा। ये अपना इंट्रोडक्शन दे सकता था मैं, पर डरा हुआ था, सहमा हुआ सा था कि पहले वक्त इतने बड़े इंटरव्यू को मैं फेस कर रहा था। तो ऐसी मेरी कुछ गलतियां थी और ऐसे बहुत सारे चांसेस उन्होंने दिए कि आप वहाँ पे 6 मार सकते थे और मैंने उसको प्लेड कर दिया और कहीं ना कहीं वो इंटरव्यू में कम नंबर आए और मैं उस साल फेल हो गया। अब इंटरव्यू दिया तो रिश्तेदार सब जोरों शोरों से मिले हुए कि यूपीएससी का इंटरव्यू देकर आया लड़का, इस बार ज़रूर निकलेगा। और बहुत सारे लोगों ने लाइन फील्डिंग लगा के रखी हुई थी कि इस साल निकल गया तो बस चौका मैं ही मारूंगा करके। तो हमारे घर वालों को भी मैंने बोला कि अब्बा देखो जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक कंफर्मेशन नहीं है। तो बोलते थे कि तू हो जाएगा इस साल, तू निगेटिव सोच मत इस सब चीज़ों में। पर मैं उस सब चीज़ों को फेस कर रहा हूँ, तो मैं उनको ये कहता था कि जितना मैं पॉजिटिव सोचता हूँ ना उतना ही निगेटिव सोचता हूँ, क्योंकि यूपीएससी का मैं नाम अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन बोलता हूँ, क्योंकि वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है उसमें। तो इसलिए मैं 3rd अटेम्प्ट में जब ये हुआ रिजल्ट आया तो रिजल्ट के दिन ये पता चल गया कि मैं फेल हो गया। तो मैं बाकी कुछ नहीं किया, मैंने पापा को फ़ोन किया और उनको ये कहा कि देखो मैं फेल हो गया हूँ और ये चीज़ों की इतनी पब्लिसिटी हो गई है कि मैं इंटरव्यू दिया हूँ और जब न्यूज़ पे फ्लैश होगा क्या यूपीएससी का रिजल्ट आ गया तो सब मुझे फ़ोन करेंगे। और वो उन सब चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं और ज़्यादा मैं मायूस होगा, तो मैं अपना फ़ोन बंद कर दूंगा। और हुआ भी वो कि मैंने फ़ोन रख दिया और मुझे एक रिपोर्टर का फ़ोन आया और उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने इंटरव्यू दिया था, आपका क्या रिज़ल्ट रहा। तो मैंने कहा कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ।
जैसे वो फ़ोन काटा मैंने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। और दुख की दास्ता ये, क्या मेरा ग्रुप था, हम चारों मिलके स्टडी करते थे और चारों के स्टडी के साथ में जब प्रिपरेशन करते हो तो आपकी लेवल सब सिमिलर हो जाती है। उनके नोट्स मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे नोट्स वो पढ़ रहे हैं, मटेरियल एक है, हम दोनों सब एक मटेरियल से पढ़ रहे हैं, एक स्ट्रैटेजी बना के पढ़ रहे हैं। और 4 में से 3 का सिलेक्शन हो गया और मैं अकेला रह गया। पर हमने चारों ने इंटरव्यू दिया और 3 का सिलेक्शन हुआ, मैं अकेला बच गया। अब मैं तो कहता हूँ ना, इस सिचुएशन में आपको हर बंदा जो उसको खुशियाँ दे रहा है, उसको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है, तो आपको लगता है ये मेरा दुश्मन है। क्यों? तो वो आपको पूछता भी नहीं है उस वक्त, वो उनके सक्सेस के पीछे उनको हाथ ये करता है, आपसे वो पूछेगा भी नहीं। पर मेरे जो मेंबर्स थे, जो मेरे ग्रुप मेंबर्स थे, वो इतने अच्छे थे कि उन्होंने कोई फेलिसिटेशन प्रोग्राम में तक नहीं गए उस साल। और रैंक कम थी उनकी, बट सिलेक्शन तो था, रैंक कम थी, वो भी इम्प्रूव करने के लिए मेरे साथ दोबारा पढ़ाई करने लग गए। उनका एक हौसला अफजाई उस वक्त का, और मेरे घर वालों का एक हौसला अफजाई, क्या देखो अब 31 मई को रिजल्ट आ गया, 18 जून को तेरी प्रीलिम्स है, ज़्यादा वक्त नहीं है तेरे पास कि तू वापस से सोच इस पे और पीछे हट जा और ये कर वो कर, दोबारा ट्राई कर ले 4th अटेम्प्ट में। तो अब बचे हमारे पास 17 दिन, तो रोने के लिए वक्त नहीं। 31 मई का रिजल्ट आ गया है और कहीं ना कहीं ये क्या आप उनकी खुशियाँ भी वो सेलिब्रेट नहीं कर सकते और आप भी उनकी खुशियों में शामिल नहीं हो सकते क्योंकि आपका दिल दुखा हुआ है कि आपका रिजल्ट नहीं हुआ। तो ऐसे कश्मकश में मैंने वापस से दोबारा अपना प्रीलिम्स के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट किया। ऑलरेडी 3 साल पढ़ चुका था, तो बस रिवाइज करना था चीज़ों को। तो 4th अटेम्प्ट में मैंने ये किया, प्रीलिम्स दे दिया और जब रिजल्ट आंसर की आई तो मैंने चेक किया, जो माशाल्लाह स्कोर भी अच्छा आ रहा था, तो सोचा कि इस बार मेंस तो हो ही जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और मेंस लिखा, मेंस लिख के आने के बाद घर को आ गया। घर को आने के बाद मेंस जब लिख कर आया हूँ तो मैं ये कॉन्फिडेंस में था कि इस साल का मेंस बहुत अच्छा हुआ है, इंटरव्यू का कॉल आना ही है। तो इंटरव्यू के प्रिपरेशन में लग गया, दौड़ भाग में, उस सब चीज़ों में। तो जब रिजल्ट आया तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, इंटरव्यू का कॉल नहीं आया 4th अटेम्प्ट में। जब इस बात का जब रिजल्ट 1 साल के बाद आपको पूरी प्रोसेस होने के बाद नंबर्स पता चलते हैं, तो मेरे मेंस का 807 स्कोर था और फाइनल जो कट ऑफ लगा था वो 809 पे था। मतलब मेंस 2 नंबर से रुक गया। यही सोचा मैं, तो उस वक्त बहुत फ्रस्ट्रेट था। अब सोचा कि 4 साल हो गए, अब्बा 2016 में हमारे रिटायर हो गए, जून 2016 में। अब फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम नहीं था। अब्बा का ये कहना था कि तुझे उस कुर्सी पे बैठने के लिए अगर मुझे अपना घर बेच देना पड़े तो मैं वो घर बेच दूंगा, पर तुझे वहां पे बैठा हुआ देखूंगा। वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम कभी आया नहीं, पर एक कहीं ना कहीं एक लगता था कि ये मेरी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब उनके रिटायरमेंट के उस पैसों से या तो उस पेंशन से मैं अपना एजुकेशन आगे कैसे बढ़ाऊं। और मैंने अब जॉब ज्वाइन किया, वहाँ पे एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे जॉब ज्वाइन किया 2017 में। 2-2.5 महीना मैंने जॉब किया और सोचा था कि मेरे यूपीएससी रिलेटेड ही जॉब है, तो इसमें मुझे वो कहीं ना कहीं प्रिपरेशन में हेल्प कर देगा। हुआ उसके एकदम अपोजिट, उसमें मेरा वक्त ज़ाया हो गया। और वो कहीं ना कहीं 2017 का मेरा इंटरव्यू का कॉल नहीं आने के पीछे एक वजह थी। पर गलती मेरी थी, पेपर डिफिकल्ट नहीं आया था, कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, मेरे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ था, मेरे कुछ लैंग्वेज में प्रॉब्लम नहीं था। गलती ये थी कि मैंने अपना वक्त कहीं और लगाया था और मेरे पढ़ाई में कुछ कमी थी, ये गलती थी और ये मेरा अप्रोच था। पर कहीं ना कहीं ये लगता था कि अब 4 साल हो गए, 4 अटेम्प्ट दे दिए, रिश्तेदारों के ताने जितने पहले थे उससे दुगने हो गए। तो अब बहुत सारे रिश्तेदार तो ये सवाल करते थे, भाई अब 3 साल का ग्रेजुएशन सुना था, अब कितने सालों की ऐसी कौन सी डिग्री कर रहा है तू दिल्ली जाके। तो अब उनको क्या जवाब दूँ, उनको क्या बताऊँ कि यूपीएससी ऐसी होती है, ये सब कुछ होती है, और शायद वो समझ भी ना पाए। तो मैं यही कहता था कि यही साल हो रहा है, ये साल फिक्स होना है करके। पर कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में घर वालों का साथ था। अब मैंने ये सोच लिया था कि अब दिल्ली छोड़ देना है, नासिक आऊँगा, भले ही नेक्स्ट अटेम्प्ट देना है या कुछ करना है,
बिजनेस कर लूँगा, अपना गुजारा कैसे भी होगा। अब एक सोच बन जाती है आपकी कि आपको क्लास 1 ऑफिसर देखते हो क्या मैं फ्यूचर में बनूंगा, और फिर आने के बाद में 9 से 5 ड्यूटी आपके बस की बात नहीं है, किसी के हाथ के नीचे। तो मैंने वही सोचा कि अब अपने से तो होना नहीं है 9 से 5 की ड्यूटी, बस अपन बिजनेस कर लेंगे, स्टार्ट कर लेंगे, कुछ ना कुछ अल्लाह अपने हक में कुछ ना कुछ कर ही देगा। तो जिस दिन मैंने अपने अब्बा से ये बात की तो अब्बा ने कहा कि देख तुझे ये करना है तो मैं तेरे उस डिसीजन में सपोर्ट करूंगा, पर जिंदगी के आगे के मोड़ पे कहीं जाकर तुझे गवर्नमेंट सर्वेंट से सबसे कभी ना कभी राब्ता करना ही होगा। उस वक्त उनको देख के ऐसा ना लगे कि ये मेरा ख्वाब था और वो ख्वाब ही रह गया, और अगर वो चीज़ मेरे कान में गूंजती रही और वो मैंने बाद में डिसाइड किया कि नहीं मैं दोबारा दिल्ली जाऊंगा और 5वां अपना अटेम्प्ट करूंगा। रही बात ये कि अब फाइनेंशियल जो सिक्योरिटी की बात है, और उसी वक्त में फॉरेस्ट की एडवर्टाइज आई और मैंने वो फॉर्म फिल कर दिया फॉरेस्ट का, और प्रोसेस इतनी फास्ट थी कि 3 महीने में उसका फाइनल रिजल्ट आ गया, और मार्च में 26 मार्च को फर्स्ट उसका प्रीलिम्स हुआ, वो मेंस हुआ, इंटरव्यू हुआ, उसका फिर मेडिकल फिजिकल सब होके आज ही 1 साल हुआ है। 6 जून को मुझे पता चला था पिछले साल कि मैं फॉरेस्ट में पूरे स्टेट में दूसरा नंबर से सिलेक्शन हुआ। अब बात ये थी कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी के आपको ये पता है कि गैजेटेड ऑफिसर के पोस्ट को सिलेक्शन हुआ है, और वो पोस्ट भी कुछ ऐसी नहीं है, अच्छी पोस्ट है। अगर कुछ नहीं होता है तो अपने पास ये पोस्ट है। अब जून 2018 से लेके 28 सितंबर तक का वक्त था, और इस बीच में मुझे मेंस का प्रिपरेशन करने के लिए टाइम मिल गया, और मैं ईद के लिए घर रुका। ईद हो जाने के बाद में मैं दिल्ली गया दोबारा, और यकीन मानिए पिछले 4 अटेम्प्ट में मैंने जितनी मेहनत की थी, 5वें अटेम्प्ट में मैंने सबसे कम मेहनत की। पर मैंने मेहनत उस जगह पे की जहाँ पे मेरी कमी थी, जो मुझे ऐसा लगता था क्या ये चीज़ों में मैं कहीं ना कहीं मार खा रहा हूँ, और जो जहाँ पे मेरे नंबर्स कम आ रहे थे मैं सोचता था कि ये जो बैरियर है वो मुझे क्रॉस करके आगे बढ़ना है, जो मैं करूँगा तभी मुझे सिलेक्शन मिलेगा। और मैंने अपने वही जो गलतियाँ थी उस पर फोकस से काम किया और मेंस दे दिया, और 7 अक्टूबर को मेरा मेंस ख़त्म हुआ 2018 को, और 10 अक्टूबर को मुझे फॉरेस्ट के ट्रेनिंग को ज्वाइन करना था दार्जिलिंग को, और मैंने 10 को ज्वाइन किया। अब कहीं ना कहीं मेंस लिख के आने के बाद 2017 जैसा कॉन्फिडेंस तो था, पर दिल में ये था कि रिजल्ट खराब हो सकता है, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल है, आपको कुछ पता ही नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा करके। जब ट्रेनिंग को गया तो सोचा कि ट्रेनिंग का वक्त है, अपना अच्छे से गुजार लो, क्या पता कल के को क्या होगा क्या नहीं होगा। पर कहीं ना कहीं ये था दिल में कि इस बार अच्छा प्रीलिम्स लिखा है, मेंस लिखा है, अपना स्ट्रैटेजी अच्छी रही है और इन सब चीज़ों में निकल जाएगा। अब रिजल्ट आया 21 दिसंबर 2018 को, क्या मेंस क्वालिफाई हो गया। अब उसके बाद इंटरव्यू का प्रिपरेशन स्टार्ट किया। जो पिछले गलतियां की थी वो इंटरव्यू की गलतियां कहीं ना कहीं ये कर दी। अब वो होता है कि आपको बहुत सारे सजेशन मिलते रहते हैं इन सब चीज़ों में। तो एक सजेशन ऐसा भी आया कि देख 2016 में जब तूने इंटरव्यू दिया था, तूने जिस कलर का ब्लेजर पहना था ना, उस ब्लेजर की वजह से तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तुझे मैं बोल रहा हूं कि तू नेवी ब्लू कलर का ब्लेजर लेना, व्हाइट कलर का शर्ट, उस पर इस कलर का टाई, और इस बार वही इंटरव्यू देना। अब मैं सोचा कि यार मुझे पता है कि मेरी गलतियां हुई थी जो मेरी गलतियां हुई थी, और उस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। तो कहीं ना कहीं ये बात हुई। अब मैं कोई भी चीज़ों को डिस्कस करता हूँ तो अपने अब्बा से डिस्कस करता हूँ। अब्बा से डिस्कस किया क्या, देखो ऐसे ऐसे सजेशन आया है, क्या करना है। तो उन्होंने बीच का रास्ता बताया। उन्होंने कहा कि देख 2016 में तेरी बॉडी पर्सनैलिटी ऐसी थी, थोड़ा सा इस वज़न बढ़ गया है, तो शायद वो तेरी बॉडी स्ट्रक्चर को फिट नहीं करेगा, तो नया सूट ब्लेज़र ले ले। तो मैंने जाके नया ब्लेज़र खरीद लिया। अब इंटरव्यू का वक्त आया,
तो मुझे पता चला क्या, अच्छा इंटरव्यू जिस दिन था 26 फरवरी को, उसके पहले दिन एयर स्ट्राइक हुई थी, सर्जिकल स्ट्राइक जो इंडिया ने पाकिस्तान के इसमें किया था वो हुई थी। अब कहीं ना कहीं दिल में डर तो ये था क्या, अरे सर्जिकल स्ट्राइक हुई है और एक मुस्लिम कैंडिडेट हूँ तो मैं भी उस पर कोई क्वेश्चन ना पूछ ले करके, और पूछता तो मैं ये पढ़ सकता था, वो पढ़ सकता था, ये पढ़ सकता था, दिमाग में हज़ारों सवाल गूंजने लग गए। जब मुझे सवेरे पता चला, मेरा दोपहर में इंटरव्यू था और सवेरे मुझे ये पता चला कि एयर स्ट्राइक हो गई और ये ऐसा हो गया, पर फिर सोचा कि यार ठीक है, एक क्वेश्चन पूछ लेगा, बता देंगे कि हाँ सर ये ऐसा ऐसा, जितना पता है उतना तो बता ही देंगे, और नहीं पता है तो बता देंगे कि नहीं पता है करके। और इन सब चीज़ों से वो कश्मकश से दूर हट गया और सोचा कि तेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है इस साल, और इस साल तू कॉन्फिडेंटली जाके इंटरव्यू देगा और कहीं ना कहीं हो जाएगा करके। वो कॉन्फिडेंस था कि एक फॉरेस्ट में जॉब है, अच्छे सब कुछ बातें हैं, अगर नहीं भी होता है तो मेरे पास मेरी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाएगी, मेरे पास एक जॉब है ऑलरेडी और मैं उसमें भी अच्छे से कमा सकता हूँ और अच्छा जॉब कर सकता हूँ। छब्बीस फरवरी को जिन्होंने मुझे यूपीएससी का गाइडेंस दिया पहले स्टार्टिंग में और जामिया का रास्ता बताया, वो कलाल सर और अब्बा और मैं, हम तीनों 26 फरवरी को वहाँ पे पहुँचे यूपीएससी के बाहर। और इंटरव्यू में एक लड़का आया, सज्जाद नाम है उसका भी इस साल सिलेक्शन हुआ, केरला से है। वो आकर मुझसे पूछा, क्या अब्बा को देखा उन्होंने टोपी पहनी हुई है, दाढ़ी है, तो बोले आपका नाम क्या है? तो मैंने कहा रियाज सैयद। देखो सत्यवती मैम का बोर्ड है और उस बोर्ड में ये मेंबर बैठा हुआ है, बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा है और कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उसने बताया ऐसे ऐसे टॉपिक है, इस टॉपिक का प्रिपरेशन आपने किया है क्या? तो मैंने कहा कि हाँ मैंने तो किया है, पर दिमाग में ये था कि अरे उसको पूछा है यार, मुझे क्यों पूछेगा, मेरा सब कुछ अलग है, उसका अलग है, उसको पूछा है। तो मैंने दिल से ये ठहरा लिया कि अब डरना नहीं है, उसको तो उसका हो गया, अपना जो होगा वो देखा जाएगा, अपने को आएगा क्वेश्चन तो अपन आंसर कर लेंगे, नहीं आएगा तो छोड़ देंगे, बात तो कुछ ये नहीं है। अब पता चला कि जब इंटरव्यू को जो जाना है तो बोर्ड है व्यास सर का, भारत भूषण व्यास, और वो जम्मू एंड कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी। आप देखिए चीज़ें कैसी बदलती है दिमाग में, क्या पाकिस्तान पे पहले दिन एयर स्ट्राइक होना, कश्मीर का इशू चलना, और कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी भारत भूषण व्यास, और कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस पे फैक्चुअल डाटा पूछना। इन सब चीज़ में आप जाके वहाँ पे बैठे हो, यूपीएससी का बड़ा हॉल होता है, उसमें 6 अलग अलग टेबल लगे होते हैं, एक टेबल पे 6 बंदे बैठे होते हैं, और एक बोर्ड के एक पैनल में 6 बंदे जाएंगे हर वक्त, ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड 6 हर पैनल में ऐसे होते हैं। तो आपको जो यूपीएससी का 4 साल का 5 साल का प्रिपरेशन होता है ना, उस वक्त जब आप वेट कर रहे होते हो सब चीज़ें याद आती है, सबका चेहरा देख रहे होते हो आप वहाँ पे। कोई पेपर पढ़ रहा होता है तो सोचता है यार मैं तो ये सोच रहा था कि मैंने तो पेपर ही नहीं लाया है, एटलीस्ट पेपर ही पढ़ लेता। कोई बंदा अपने नोट्स निकाल के पढ़ रहा है, मैंने सोचा यार मैंने तो एक बुक भी नहीं लाया साथ में, मैं कुछ तो भी रिवाइज कर लेता। और एक बच्चा तो ऐसा था, उसका 2 घंटे तक उसने ध्यान किया वहाँ पर बैठ के, और सांस अंदर खींचता था पतंजलि वाले रामदेव बाबा के जैसे। मैं सोचा यार इसमें तो कुछ तो भी गड़बड़ है, क्या इसको कुछ तो भी सक्सेस मिलेगा करके, इन सब चीज़ों की कुछ स्ट्रैटेजी होगी। एक लड़का तो अपने बैग खोल के उसमें से क्रीम निकाल के 2-3 क्रीम निकाला उस लड़के ने, एक कोई अलग इसका स्टाइल का उसके पास कंघी थी, और बड़ा सा नैपकिन निकाल के वॉशरूम गया। तो मैंने सोचा अपने पास एक रुमाल के अलावा कुछ है ही नहीं, मैं कैसे अच्छा ये दिखूंगा। बच्चे ने तो जाके पाउडर करके वो क्रीम लगा के वो बाथरूम से आ गया। अब मेरा लास्ट नंबर था, जब इंटरव्यू को जाना था, लास्ट नंबर पे मैं एंट्री जब जाना था, तो जब मुझे बुलाने आए तो बोला कि सर आपका नेक्स्ट आप रेडी रहिए, आपको चलना है। तो मैंने कहा कि भाई मैं 2 मिनट फ्रेश हो जाता हूँ, मैं ज़्यादा वक्त तो नहीं लूँगा, 2 ही मिनट लूँगा। तो जाके पानी मुंह पे, चेहरे पे पानी मारा और रुमाल से ये करते हुए ये सोचा क्या ठीक है क्रीम तो नहीं है, पर एटलीस्ट अपने पास वो कॉन्फिडेंस है। क्रीम नहीं लगाए तब भी चलेगा, अपने को कॉन्फिडेंस ही प्रूव करना है, अपनी पर्सनैलिटी दिखानी है, कलर से, चेहरे से
आपकी पहचान नहीं होगी वहाँ से, आपको वो जान भी नहीं पाएंगे। आपको आपके पर्सनैलिटी को प्रूव करना है वहाँ पे। और यूपीएससी के इंटरव्यू का नाम ही पर्सनैलिटी टेस्ट है। वो आपका नॉलेज चेक नहीं कर रहे हैं वहाँ पे, आपकी पर्सनैलिटी चेक करेगा। तो मैं स्टार्टिंग में जब गया तो भारत भूषण व्यास के बोर्ड में जाने के बाद मैंने सोच के गया था कि इन्होंने जैसे ही बताएंगे कि फ़ोटो इस साल, तो छक्का ज़रूर मारना है। पर नसीब खराब कि उन्होंने वो क्वेश्चन ही नहीं पूछा। तो मुझसे कहा क्या, अच्छा ये फ़ोटो तो आपका ही लग रहा है। तो पहला तो डिसमूड वही हो गया कि ये तो प्रिपेयर करके गया था, ये क्वेश्चन ही नहीं आया। फिर बोलते अच्छा सैयद रियाज अहमद आप हो, आपने एमएससी किया है, आप नासिक से हो, आपका 5वां अटेम्प्ट है एंथ्रोपोलॉजी, आपका ऑप्शनल है। अब मैं सोच रहा था कि ये सब चीज़ों तो मैं प्रिपेयर करके आया हूँ, इस पर ही क्वेश्चन पूछना है तुमको। तो सब उन्होंने सब बता ही दिया कि अब ये है, अब इसके बाद में क्वेश्चन क्या करेंगे। उन्होंने स्टार्ट किया मेरे एमएससी के टॉपिक से। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा तो मैंने जवाब दिया उन सब चीज़ों का। और चेयरमैन जो रहते हैं यूपीएससी के मेंबर्स होते हैं, उनके वो चेयरमैन होते हैं बोर्ड के, और बाकी 4 मेंबर अलग होते हैं। तो चेयरमैन सर ने अच्छे क्वेश्चंस पूछे, कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे, उनका आंसर भी कर पाया। जब फर्स्ट मेंबर की तरफ बात आई तो उन्होंने भी लगभग फॉरेस्ट पे और इस पे क्वेश्चन अच्छे पूछे और मैं काफ़ी हद तक उसका आंसर कर पाया। अब बात तीसरे मेंबर की आई तो तीसरे मेंबर ने स्टार्टिंग के 1-2 क्वेश्चन अच्छे पूछे, तो लग रहा था कि यार बहुत अच्छा है करके। पहला भी अच्छा हो गया, दूसरा भी अच्छा हो गया, तीसरे पे आने के बाद वो तो स्टार्टिंग के 2 हो जाने के बाद में तीसरे जब स्टार्ट किया उन्होंने क्वेश्चन पूछना, तो मैं सोचने लग गया कि ये ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं मुझसे पूछा कि इरिट्रिया कंट्री पता है क्या आपको। अब इरिट्रिया कंट्री तो मैंने नक्शे में तो देखा हुआ है, तो मैं कहा हाँ है करके पता है। तो बोले कहाँ है, मैंने कहा साउथ अफ्रीका में है, कॉन्टिनेंट में। बोले अच्छा उसके प्रेसिडेंट का नाम पता है क्या आपको। हाँ, मैं बोला अरे इरिट्रिया कंट्री पता है, इतना बहुत ज़्यादा होता है, और उसके प्रेसिडेंट का नाम कैसे। तो फिर वो मुझसे बोले क्या ठीक है मैं तुमको हिंट देता हूँ, आप उसके बाद बताना। तो हिंट ऐसी दी कि 2008 साल में उनको बेस्ट फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। तो मैंने सोचा फुटबॉल से अपना दूर दूर का रिश्ता नहीं। अब उन्होंने इतनी हिंट ऐसी दी है कि वो हिंट के अपने को कोई फ़ायदा नहीं। तो मैंने उनसे बताया कि नहीं वो नहीं। तो उन्होंने ही मुझे प्रेसिडेंट का नाम बताया और इतना अटपटा नाम था मुझे याद ही नहीं अभी भी। तो फिर उनका क्वेश्चन स्टार्ट हुए ऐसे ही, क्या बरमुडा ट्रायंगल पता है क्या। तो मैंने कहा कि बरमुडा ट्रायंगल और मरियाना ट्रेंच के बारे में पूछा था। तो मैंने कहा कि सर वो कहावत तो हमने भी सुनी थी, क्या उसके ऊपर से वो फ्लाइट जाती है तो वो अंदर चला जाता है, समंदर के अंदर चला। सब हंसने लग गए। तो अब ये मेरे पास लाइटनिंग मूवमेंट था, मैंने छक्का मार दिया कि अब बरमुडा ट्रायंगल के बारे में क्यों दुनिया में किसको वो अभी तक रिसर्च ही चल रहा है, किसको पता ही नहीं है। तो मैंने यही कह दिया कि हाँ, मैं बोलता कि मुझे पता है तो वो और ज़्यादा फंस जाता। तो ऐसे इस टाइम पे इंटरव्यू में बहुत सारे मौके मिल गए जहाँ पे छक्का मारना था, मैंने मार दिया। अब 4th नंबर पे जब गया जब मेंबर का, तो मुझे तो लगता है कि वो कोई मेरी बरसों की उसके साथ दुश्मनी रही होगी, जो उसने वो क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए। और स्टार्टिंग में एकदम मतलब उनके यहाँ पे छोटी दाढ़ी थी और ऐसे लहजे में वो क्वेश्चन पूछते थे, अच्छा आपको ये पता है। मैं बोलता था नहीं सर नहीं पता। अच्छा ये भी नहीं पता है, अच्छा ये बताओ फिर वो क्या है। जैसे कि उन्होंने स्टार्ट किया कि अब बताओ वो इसका NSDL का क्या घोटाला हुआ था। तो मैंने कहा कि सर ऐसा ऐसा वो निगोशिएबल वेयरहाउस रिसिप्ट फोर्ज की थी और उस पर अच्छा वो क्या होता है, NWR क्या होता है, कौन इशू करता है, उसमें ट्रेडिंग सिस्टम में क्या गफले होते हैं, क्या उसमें लूपहोल्स होते हैं। एक के बाद एक क्वेश्चन आते गए और बहुत सारे उसके स्टार्टिंग के तो मैंने आंसर दे दिए। उसके बाद जब डीप में घुसने लग गए तो मुझे पता ही नहीं था। तो उसके मेरे पास सबसे अच्छा जवाब था कि मैं हंस दूँ उसके तरफ देख के और उसको कवर कर दूँ कि सर मुझे ये नहीं पता। अब क्वेश्चन का फ्रीक्वेंसी बढ़ती गई और मेरे ना की भी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। कभी तो ऐसा हो गया कि एक ना नहीं बोलता था मैं, ना सर 2 बार बोलता था। तो दिल में ऐसा हो गया कि धड़कनें तेज हो गई, सांस फूलने लग गई, ऊपर से पसीना आना स्टार्ट हो गया। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि 2016 वाला ही माहौल आ रहा है। बट एक एक्सपीरियंस था कि पर्सनैलिटी जज कर रहा है, वो मेरा नॉलेज जज नहीं कर रहा है। तो मैं एकदम दिमाग ठंडा रखा, मैं चिढ़ने गया उस पर कि भाई क्या पूछ रहा है, मेरा डैप वो है, मैंने सब इन्फॉर्मेशन दिया है और क्या पूछ रहा है तू। इतना सारा 5 साल का मेहनत करके प्रिपरेशन करके यहाँ पे इस चीज़ के लिए थोड़ी बैठा हो कि तू ट्रेडिंग सिस्टम पे मुझे इतने गंदे क्वेश्चन पूछे। तो
मैं हंसते रहा और एकदम दिमाग को ठंडा रखा और सोचा कि ठीक है, पूछने दो भाई को, भाई का दिन है आज, हम कुछ नहीं कर सकते, भाई पूछ रहे हैं तो पूछने दो। तो पूरे सवालात हो गए। तो मैंने कहा कि देखिए सर, इन सब चीज़ों को मेरे ज़िंदगी में कभी उस डायरेक्शन में मेरा कभी एक्सपीरियंस नहीं रहा है, तो उस बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ। अच्छा ऐसा है क्या? तो मुझे लगा आपका तो एक्सपीरियंस था, तो ठीक है हम दूसरे फॉरेस्ट पे आते हैं। बोले फॉरेस्ट पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ये मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड था कि मैं उसको बता दिया भाई पे कि ये मेरा नॉलेज नहीं है उस चीज़ के, इसलिए नहीं है कि मेरा लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं रहा है उसका। फिर उन्होंने फॉरेस्ट पे क्वेश्चन पूछे, मैंने उसके आंसर दिए। जब 5th मेंबर के पास गया तो 5th मेंबर ने मुझसे एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा। उन्होंने मुझसे पूछा कि ट्रिपल तलाक के फ़ायदे, जो ट्रिपल तलाक बिल है उसके फ़ायदे बताओ और नुकसान बताओ। अब इस क्वेश्चन पे मैंने जवाब ये दिया, क्या फ़ायदा तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक लीगल बैकिंग चाहिए, और वो लीगल बैकिंग कहीं ना कहीं ये बिल प्रोवाइड करता है। और इस चीज़ में कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 में जो राइट टू इक्वलिटी है वो अपहोल्ड करने का काम ये बिल करती है। बट निगेटिव में मैंने ये कहा, क्या ट्रिपल तलाक बिल जो लाया है गवर्नमेंट, उसमें जब गवर्नमेंट बात करती है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो ये बहुत अच्छा मौका था गवर्नमेंट के पास कि वो यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश करती और वो उस डायरेक्शन में बिल लाती, उसको क्रिमिनल ऑफेंस नहीं ट्रीट करते हुए उसको सिविल ऑफेंस ट्रीट करती, क्योंकि दूसरे रिलीजन के जो लॉज है उसमें उसको सिविल ऑफेंस ट्रीट करते हैं और इसको क्रिमिनल ऑफेंस नहीं करती। और जो 6 महीने की सज़ा है उसको 3 साल जो किया है वो गलत है। मैंने अपोज किया उसको वहाँ पे, बट वक्त इतना हो चुका था कि वो उन्होंने उस पर क्रॉस क्वेश्चन ही नहीं किया। और चेयरमैन, अच्छा वो 4th मेंबर थे जो भाई साहब जो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे थे, फाइनली उनको चेयरमैन साहब ने हाथ ऐसे करके बोला कि भाई बस हो गया, अब ज़्यादा क्वेश्चन मत पूछ। और 4th मेंबर ने मुझे ट्रिपल तलाक वाला क्वेश्चन पूछ लिया और वक्त देखा उन्होंने कि चेयरमैन पहले ही थपथपा चुका है तो ज़्यादा क्वेश्चन पूछने में मज़ा भी नहीं है, तो उन्होंने चेयरमैन के पास दोबारा दिया। अब चेयरमैन ने 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए, उसका भी आंसर कर दिया और फाइनली बाहर आ गया। अब बाहर आने के बाद में जो मेरे से पहले दे चुके थे तो उनसे पूछा, तो एक बोले यार क्या बहुत ही अटपटा, बहुत ही घटिया बोर्ड है, बहुत ही अटपटा सा क्वेश्चन पूछे यार। तो मैंने कहा कि अरे भाई तू और मैं दोनों भी एक ही इस चीज़ के मारे हुए हैं, वही बोर्ड में जाके फंस गए बोला। अब बाहर आया तो अब्बा को ये कहा कि अब यूपीएससी का अपना जर्नी ख़त्म हो चुका है, अब मेरे से अब इससे आगे नहीं होगा, और जितना मैं कर सकता था उतना किया, पर इतने घटिया जब सवाल पूछेंगे तो क्या उम्मीद रखेंगे। पर कहीं ना कहीं ये था कि मुझे कलाल सर यही पूछते थे, बच्चा तुमने क्या रिस्पांस क्या दिया जब इतने क्वेश्चन पूछ रहे। मैं कहता था कि मैं हंसा और एकदम मेरा दिमाग ठंडा रखा और बस हंस रहा था उनकी तरफ देख के, और जब क्वेश्चन पूछते थे तो ना ही बोलता था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि देख तू वो पर्सनैलिटी टेस्ट है, तेरा नॉलेज टेस्ट नहीं कर रहे हैं। अब्बा से बात, तो अब्बा मुझे हौसला अफजाई, वो अब्बा जी उस दिन बोल रहे थे कि देख मैं बोल रहा हूँ तुझे कि तू इस साल हो गया सिलेक्शन पे, और मुझे दिल में कहीं ना कहीं लगता था कि अरे हौसला अफजाई के लिए बोल रहे हैं कि हाँ कहीं ना कहीं हो जाएगा, कहीं ना कहीं हो जाएगा। पर मुझे पता था कि इंटरव्यू कहीं ना कहीं मैं 25-30 क्वेश्चन का जवाब ना बोल चुका हूँ करके, तो रिजल्ट क्या आएगा। अब ऐसे कंडीशन में जब आप इंटरव्यू के बाद के फेज में होते हो कि रिजल्ट का आपको वेट करना है उन सब चीज़ों का, और उस रिजल्ट के वेट में जो कश्मकश होती है ना कि अब रिजल्ट आएगा, आज आएगा, कल आएगा, वो इंतज़ार होता है, क्योंकि आपकी इतनी मेहनत होती है और वो मेहनत का कहीं ना कहीं वो रिजल्ट आना है आपका। तो जिस दिन रिजल्ट आने वाला है उस दिन जुमा का रोज़ था। अच्छा, और दूसरी एक खास बात ये थी, इस साल 2000 बच्चे इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन जिनका हुआ था, तो जब डेट और टाइमिंग आया कि आपका इंटरव्यू का टाइमिंग ये है, तो उस लिस्ट में जो सीरियल नंबर था, मेरे सीरियल नंबर 786 था इस साल। तो रिजल्ट के लिए जब मैं इंतज़ार कर रहा था तो मुझे कहीं ना कहीं घर वाले बोलते, अरे इस साल अल्लाह का, इस साल ये है कि तुझे देना ही है उसको, इस साल तेरे नंबर में 786 था तो कहीं ना कहीं निकल जाएगा। और जिस दिन रिजल्ट आना है उस दिन जुम्मा था, तो बोलते आज रिजल्ट भी आना है तो आज जुम्मा का रोज़ है, कहीं ना कहीं अच्छा ही रिजल्ट आना है। पर मेरे दिल में ये था कि यार इंटरव्यू कहीं ना कहीं ख़राब हुआ है,
मेंस भले ही अच्छा हुआ है पर इंटरव्यू कहीं ना कहीं खराब हुआ है। तो अब 26 सर्विसेज है, तो अब एक्सपेक्टेशन जो पहले सर्विसेज की रहती है, अब वो एक्सपेक्टेशन आखिरी वाले सर्विस की आ गई, क्या एटलीस्ट यार इस बार रैंक आ जाए और वो आखिरी वाली सर्विस तो भी मिल जाए करके। पर जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन मैंने अपना नाम टाइप किया और देखा, और मैंने, मेरा रूम पार्टनर है जो मेरे ट्रेनिंग एकेडमी में मेरे साथ में है, उसको देखा तो उसको मैंने यही कहा कि अरे नाम है। वो मुझे पूछा क्या बात कर रहा है, रैंक कितनी है ये बता। तो रैंक देखा उसके बाद तो 261। तो मैंने उसको ये नहीं बताया कि मेरी रैंक क्या है 261, मैंने उसको ये बताया कि मैं IAS बन गया करके। अब उसके बाद का मंजर ये क्या, अब चीज़ें वहाँ पे वो चिल्लाने लग गया, मेरे गले मिल लिया, एकेडमी के सब बच्चे आ गए, मेरे हाथ लिटरली जब मैं रिजल्ट चेक कर रहा था तो ऐसा 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 हो रहा था। तो मेरे दोस्तों ने मुझे बिठाया कि तू बैठ पानी पी, पहले बैठा पानी पिया, पानी भी ऐसे ऐसे हाथ लट लट करते हुए पानी पिया, और उसके बाद बोला कि नहीं मैं सबसे पहले अपने घर पे फ़ोन करके बताऊंगा इस खुशखबरी को। अब हम मगरिब की नमाज़ पढ़ के बाहर निकले हो गए, शाम का वक्त था, 7:05 पे मुझे रिज़ल्ट अपना पता चला था। अब हम मगरिब की नमाज़ पढ़ के मस्जिद में ही थे, उस वक्त फ़ोन आया। अब पता था कि आज रिज़ल्ट आना है तो कुछ ना कुछ रिज़ल्ट आया होगा, तो मैंने फ़ोन पे ही उनको बात किया। और उनको पहले तो जब फ़ोन किया तो 2 मिनट मेरे मुंह से कुछ लफ्ज़ ही नहीं निकाला, क्योंकि 5 साल की ये जर्नी जो थी, इस जर्नी में इतने अप्स एंड डाउन्स थे, इन सब अप्स एंड डाउन्स को एक साथ में आपको हजम कर पाना बहुत मुश्किल है। तो वो गले से नीचे ही नहीं उतर रहा था, वो यहीं पे रुक गया, और मैं अपने अब्बा से 2 मिनट तक बात ही नहीं कर पाया। फ़ोन जब किया तो वो पूछ रहे थे मुझसे कि क्या हो गया क्या हो गया। तो कहीं ना कहीं एकदम धीमे आवाज़ में उनसे कहा कि यार देखो अब्बा, जिस चीज़ के लिए हम इतने दिनों से लड़ रहे थे वो चीज़ मिल गई, मैं IAS बन गया। ये एग्ज़ाम अब दोबारा देने की नौबत मुझे नहीं आएगी। और उन्होंने मुझसे बाकी बात करने लगे तो मैंने ये कह दिया कि देखो मेरी कंडीशन नहीं है, मैं आपसे अभी बात नहीं कर सकता, मैं अम्मी को कॉल करूँगा इसके बाद, और फिर बाद में आप किसको बताना है अब बता देना सब। और अम्मी को कॉल किया, और उसके बाद में डर ये था कि अरे सैयद रियाज कोई और भी हो सकता है, क्योंकि 2017 में ऐसा ही वाकया हुआ कि हमारे दोस्त को मैंने फ़ोन किया, इमरान अहमद नाम था उनका, उनको कॉल करने के बाद उनको बोल दिया मुबारक हो ये सब कुछ, उन्होंने भी थैंक यू वगैरह बोल दिया, और बाद में बोलते हैं कि देखो रियाज भाई वो इमरान अहमद कोई और है और मैं कोई और हूँ। वो वाकया मेरे दिमाग में था, तो मैंने सोच लिया यार मैं एक बार वापस से कंफर्म करता हूँ अपने रोल नंबर से। दोबारा मैंने अपने रोल नंबर से जाके कंफर्म किया क्या, तब जान आई कि हाँ हो गया। अब यकीन मानिए आप फर्श पे होते हो और जिस वक्त रिजल्ट आता है आप अर्श पे चले जाते हो। मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि अपने महाराष्ट्र में और ख़ास करके अपने कौम में इस बात का इतना रिकग्निशन है, आपको इतना रिकग्निशन मिलता है ना इन सब चीज़ों का। क्यों मुख्तार भाई हमारे जब इंटरव्यू लेने के लिए आए थे, उनको पूछना कि क्या आलम था मेरे घर का, मैं अपना कुछ सामान खरीदी करने के लिए आधा घंटा घर के बाहर नहीं जा सकता, इतने मिलने वालों की तादाद लगी हुई थी। और मैं गया जिस दिन, तो उस दिन 50 लोग वेटिंग पे रुके हुए थे। आज कंडीशन ऐसी है कि वक्त नहीं है। मेरे भाईजान मुझसे कहते थे कि एक डायरी ले और वो डायरी पे डेट नोट करते जा। अब सोचो 5 साल ये जर्नी से लड़ झगड़ के कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट आया है उन सब चीज़ों को, उसको ये सब चीज़ों की कभी आदत नहीं थी। ऐसा लगता था कि यार ये सब नोट क्या करना है करके, पर आज ज़रूरत पड़ रही है। इतने जगह के इन्विटेशन से, इतने जगह के फेलिसिटेशन के इन्विटेशन, इतने जगह के स्ट्रैटेजी लेक्चर के इन्विटेशन से कि वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ। पर कहीं ना कहीं एक दिल में ये है, तमन्ना है, क्या जो चीज़ें मुझे पहले स्टार्टिंग के दिनों में मुझे तकलीफ आई, तो मैं चाहता हूँ क्या मैं अपने बच्चों को कैसे उस डायरेक्शन में लेकर जाऊँ और उनका वो जो 2 साल मेरे जो ज़ाया हुए उनके वो जाने ना दो। तो मैं कहीं ना कहीं चाहता हूँ जैसे
मुख्तार जी से जब बात हो रही थी तो उन्होंने मुझसे पूछ रहे थे वो कि क्या एडवाइस दोगे आप बच्चों। तो मैंने कहा कि देखो, बच्चों से ज़्यादा मैं ज़्यादा मुखातिब उनके पेरेंट्स से होना चाहूँगा, क्योंकि इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं जितना रोल बच्चों का होता है ना, उससे कई गुना ज़्यादा आपके पेरेंट्स का होता है। 2016 की मेंस लिख रहा था मैं, और अब्बा से बात होती थी रेगुलरली, तो उस मेंस में कहीं ना कहीं अब्बा की बात एक बार मैंने फ़ोन किया तो अलग लगने लगा मुझे कि अलग कुछ तो भी हो रहा है। मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो बोले नहीं कुछ नहीं, ऐसा वैसा बाहर आया हो करके। और जब मेरा मेंस लिख के हो गया, जिस दिन मैं अपने आपा के यहाँ बम्बई में जब गया घर को, तो उस वक्त मुझसे आपा ने तब कहा मुझे कि देख, अब्बा को हार्ट अटैक आया था जब मैं मेंस के एग्जामिनेशन लिख रहा था, और तू डिस्ट्रैक्ट ना हो इन सब वजह से, तुझे एग्जामिनेशन के वक्त तुझे बताया नहीं करके। तो मैंने पूछा कि आप कैसे हैं, तो बोले क्या अब माशाल्लाह ठीक है, घर पे है। तो मुझे वो दिल से ये था कि अभी ही जाओ और अभी ही मिलूं, पर उसने कहा कि देख अब रात हो चुकी है, अपन कल सवेरे ही जाएंगे, अभी फ़िलहाल बड़े दीदी से तू बात कर ले, तुझे यकीन नहीं है तो उनसे बात कर लेना। तो मैंने बात किया तो बोले क्या नहीं, उनका सब ठीक है, अभी तू आराम से कल सवेरे घर आ जा। कहीं ना कहीं दिल से ये गुस्सा था ज़रूर, क्या इन सब चीज़ों में मैं अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं छोड़ दिया हो, और गुस्सा था कि इन्होंने मुझे बताया क्यों नहीं। पर बाद में उन्होंने कहा क्या इन सब चीज़ों की वजह से तू कहीं ना इतना तेरा प्रिपरेशन और तेरा तीसरे अटेम्प्ट में तेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ, तू मेन छोड़ के घर को आ जाता तो क्या फ़ायदा होता। तो ये उनका भी कहीं ना कहीं उन्होंने उतनी चीज़ों का डेडिकेशन से वो ये किया, और इन सब चीज़ों को मैं इससे कहीं ना कहीं उनकी जो फैमिली की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे मुझे कहीं ना कहीं छोड़ दिया उन्होंने। क्या आज अब्बा की हालत की तरफ देखना ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उन सब चीज़ों से मुझे उन्होंने परहेज करवा दिया और बोला कि अब तू इन सब चीज़ों से कोई ज़रूरत नहीं है कि तू ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी फ़िलहाल ये कर, इतने सेक्रीफाइस है इन सब चीज़ों के। तो मैं यही कह रहा हूँ, क्या ज़रूरी ये है कि बच्चे जितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा सेक्रीफाइस उसके पेरेंट्स को करना होता है। अब हमारे अम्मी का ये था कि भाई बच्चा कहीं और रहेगा, बाहर खाएगा क्या, पिएगा क्या। खाने पीने की चीज़ों में इतना मैं सिलेक्टिव था कि घर पे ये चीज़ नहीं खानी है, वो चीज़ नहीं खानी है। जब आपको बाहर जाना होता है आपको सब कुछ खाना होता है, तो आपके सेक्रीफाइस हर जगह से है। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको कि खाने की चीज़ में आपका एक सेक्रीफाइस है, पर सेक्रीफाइस हर चीज़ में है आपका, क्योंकि आपको घर से दूर रहना है। माँ बाप को सेक्रीफाइस करना है कि आपके बेटे को उस रास्ते पे अगर आपको चाहते हो कि कुछ कर दिखाना है तो उसको उतना फ्रीडम दीजिए, उसको बाहर छोड़िए। ये मत सोचिए कि मेरा बेटा मेरे सामने चाहिए, क्योंकि जब बाहर निकलेगा वो उस चीज़ से बाहर निकलेगा तभी ना वो दुनिया देखेगा, और तभी उसकी हार्डवर्क करने की कैपेसिटी बिल्टअप। अगर मुझे स्विमिंग सीखना है, अगर मैं चाहूँगा कि मैं बाहर ही खड़ा रह जाऊँ और मुझे स्विमिंग आ जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको अगर स्विमिंग करना है तो आपको तालाब के अंदर या तो पानी के अंदर जाना ही है, और तभी आप स्विमिंग सीख पाओगे। तो इन सब चीज़ों में ये है कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कीजिए। मैं तो ये कहता हूँ, क्या आपको अगर चाहते हो, आपकी चाहत है कि आपको कौम का काम करना है या तो आपको सोसाइटी के लिए अच्छा कुछ करना है, आपकी चाहत है, तो मैं तो चाहता हूँ कि आप एडवोकेट बनिए, आप डॉक्टर बनिए, आप लॉयर बनिए, आप टीचर बनिए, पर एजुकेशन का साथ मत छोड़िए। देखो एक चीज़ यहाँ पे मैं स्ट्रेस करके बोलूँगा कि कुरान का जो ये है, कुरान में सबसे ज़्यादा बार जिक्र आया है अल्लाह वर्ड का, और इसके बाद दूसरे नंबर पे कोई वर्ड का जिक्र आया है तो इकरा नाम से, इकरा इल्म का यानी एजुकेशन का, और कुरान का पहला वर्ड भी इकरा है यानी एजुकेशन, इल्म। अब सोचिए इतने साल पुरानी जो बात है कि आपको एजुकेशन के बारे में बताया गया है कि आप एजुकेशन इल्म लीजिए। अब आप इल्म की डेफिनेशन क्या करोगे?
ये है ना दिक्कत कि दुनियावी इल्म के बारे में निगलेक्ट हो गए हम लोग कहीं ना कहीं। दीन का इल्म कहीं ना कहीं ठीक है, बहुत भी अच्छा है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है कहीं ना कहीं दीन का, पर दुनिया का इल्म तो हम कहीं ना कहीं कमी है। रंगनाथ मिश्रा का रिपोर्ट निकाल लीजिए, सच्चर कमेटी का रिपोर्ट निकाल लीजिए, मुजीबुर रहमान कमेटी का रिपोर्ट निकाल लीजिए, हर चीज़ यही चीख चीख के कह रहा है कि हम लोग एजुकेशन सेक्टर में कहीं ना कहीं पीछे है। तो क्यों पीछे है? कहीं ना कहीं दिमाग में ये घर कर गया है हमारे इन सब चीज़ों के कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, या तो क्या होगा, सीख पढ़ लेगा, ग्रेजुएशन हो जाएगा, कहीं जॉब नहीं मिलना है उसको। जॉब नहीं मिल रहा है, ठीक है, ग्रेजुएशन कर ले और उस ग्रेजुएशन का यूटिलाइजेशन कीजिए आपके बिजनेस में। आप बीएससी आईटी बनाइए। वो ओयो का एक अग्रवाल करके एक ओनर है, उस बंदे ने इंजीनियरिंग करने के बाद आईटी सेक्टर से इंजीनियरिंग किया और कुछ दिमाग ज़्यादा नहीं लगाया, बस ये किया कि जितने भी होटल्स हैं ना चेन्स के, उनको अपने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया और लोगों को बोला कि आपको कहीं घूमने जाना है तो होटल बुक करना है तो आप मेरे ऐप यूज़ कीजिए, मेरा वेबसाइट यूज़ कीजिए और होटल बुक कीजिए। आज इंडिया की सबसे बिगेस्ट होटल की चेन है और एक भी होटल को ओन नहीं करता है, सिर्फ अपना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। तो ज़रूरी नहीं है आपको बिजनेस करना है तो आप एजुकेशन से हट जाइए। तो जैसे कि मुख्तार साहब बता रहे थे कि ड्रॉप आउट का रेट इतना ज़्यादा है यहाँ पे, खास करके मालेगांव में, और ये आलम सिर्फ मालेगांव का नहीं है, ये आलम भिवंडी का भी है, ये आलम जूना नासिक का भी है, ये आलम अकोले का भी है, ये आलम परभनी का भी है। तो कहीं ना कहीं मैं ये बात हर जगह पे जाता हूँ तो कौम की जब बात आती है तो मैं हर जगह पे ये कहता हूँ कि आप एजुकेशन का तालीम की आप राब्ता कायम कीजिए, एजुकेशन दीन के साथ दुनियावी इल्म का, क्योंकि जब दो पैरों पे आपको चलना है तो आपको दो हाथों की भी ज़रूरत है, तभी ना आप सीधा चल पाओगे। अब आप सोच के देखिए कि दो हाथ उसको यूज़ ही नहीं करना है और बस पैरों से चलना है, आप सीधा चल पाओगे? नहीं चल पाओगे, तो टेढ़ा ही चल रहे होगा। तो दोनों पैरों के साथ दो हाथों की ये करना है। अब देखिए 1920 में महात्मा गांधी जी ने गुजरात यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिशमेंट किया। उसका एक लोगो है, उस लोगो में पहले संस्कृत में एक लाइन है, उसके अंदर एक अरबी में लाइन है। मैं यहाँ पे स्पेशली स्ट्रेस करके बताता हूँ उसको क्या है। उसमें लिखा है अल हिकमतो जालतुल मोमिनो फहीसो वजदहा अहक को बेहा। इसका मतलब है क्या, नॉलेज ये मुसलमानों की खोई हुई चीज़ है और उसको नॉलेज जहाँ से भी मिले वो लेना उसका हक है। अब सोचिए क्या कुरान में इतने मर्तबा इकरा वर्ड का जिक्र है, 800 मर्तबा, नियर अबाउट 800 मर्तबा पहला वर्ड आपका इल्म है कुरान का। ये चीज़ें आपको बरसों से सदियों साल पूरे पहले बताई गई और आज ये है नौबत कि नॉलेज उसका खोई हुई चीज़ है और उसको वो गेन करने का उसका हक है। एक बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर है, उन्होंने ये बात बताई, क्या एजुकेशन तो 5000 साल पहले भी था, एजुकेशन 2000 साल पहले भी था, एजुकेशन 500 साल पहले भी था और आज भी है, पर वक्त के साथ एजुकेशन बदलता गया। पर इन सब चीज़ों में कॉमन कोई चीज़ रही है ना, तो वो 3 सी है। तो मैंने सोचा उसको अपने जब इस्लामिक बात हम करेंगे तो उसको उस 3 सी को मैं एजुकेशन में कैसे डिफाइन करूं। तो पहला तो सी है आपका कॉन्फिडेंस। आपको कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है, पर आपको कॉन्फिडेंस कहाँ से मिलेगा? मेरा अल्लाह पे ईमान है और मेरा रब है वो, इस बात को मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है। पर वो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कहाँ से? तो अल्लाह ने बताया है कि 5 फर्ज चीज़ें हैं, उस पर मैं जब अमल करूँगा तो मेरा कॉन्फिडेंस उन सब चीज़ों से बढ़ेगा। अब दूसरा सी है कैरेक्टर। अब वो कैरेक्टर, आप इस्लाम में कैरेक्टर ढूंढना है तो आप कहाँ देखोगे? हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो, क्योंकि उनके जैसा कैरेक्टर कोई, वो मिसाल कोई हो ही नहीं सकता है कैरेक्टर का। अब जब वो कैरेक्टर मुझे गेन करना है तो मैं कहाँ से गेन करूँगा? मैं हुजूर के सुन्नतों पे अमल करूँगा तो मेरे से वो कैरेक्टर गेन होगा।
और तीसरा सी है क्रिएटिविटी, मतलब कुछ तो भी इनोवेट करना है, कुछ तो भी इनोवेशन लाना है। अब ये तीसरा सी कहाँ से मिलेगा, क्रिएटिविटी कहाँ से मिलेगी, तो वो इल्म से मिलेगी आपको। अब जब ये तीनों चीज़ों को मिला लो तो आप ये देख लीजिए, क्या आपके पास अगर क्रिएटिविटी है पर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपके उस क्रिएटिविटी का कोई काम नहीं है। अगर आपके पास क्रिएटिविटी है और आपके उस क्रिएटिविटी में कैरेक्टर नहीं है तो आपके उस क्रिएटिविटी का कोई रोल नहीं है। तो आप तीनों को मिला के देखिए कि आपके पास कॉन्फिडेंस है, आपके पास कैरेक्टर है और आपके पास क्रिएटिविटी है, तो इन तीनों चीज़ों से आपको ज़िंदगी का सक्सेस और आपको मुकम्मल जहां मिलेगा। और ये तीनों चीज़ों अगर आपको चाहिए तो आपको दीन के इल्म के साथ आपको दुनियावी इल्म के तरफ तवज्जो देना चाहिए। बस मैं ये चाहता हूँ कि ईद के दिन मैंने अपने जितने भी नज़दीक के आसपास के, नासिक में जब मेरा फंक्शन हुआ तो मैंने यही कहा कि देखिए मैं एक ऐसा बंदा हूँ, मैं ये चीज़ों का मैसेज आपसे ये आगे देना चाहता हूँ। क्या बहुत सारे लोग यहाँ से, मुझे पता है कि आपका तालीम बहुत अच्छे से हुआ है, पर सोसाइटी में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिनको तालीम नहीं मिल रही है, या तो कोई वजह से वो इन सब चीज़ों से दूर हट गए, या तो उनके पेरेंट्स का ये सोचना है क्या बच्चों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, यूपीएससी जैसे मकाम पे कहीं ना कहीं मुस्लिम क्या करेगा जाके, उसका कुछ सिलेक्शन ही नहीं होना है। तो मैं आपको बताता हूँ, इस साल के इसमें 57 कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए अपियर हुए थे, मुस्लिम कैंडिडेट्स, और सिलेक्शन 28 कैंडिडेट्स का हुआ है, फाइनल सिलेक्शन। अब सोचिए अगर परसेंटेज वाइज निकालूं तो 52% का सक्सेस रेट है, जो कि अगर कोई भी कम्युनिटी का निकाल लो आप, वो उस कम्युनिटी का सक्सेस रेट नहीं है। तो आपके पास वो टैलेंट है, जरूरत है कि आपको उस चीज को आगे जाना है। यूपीएससी में अगर ये कहूंगा मैं कि 3% का, अगर हमारा अभी तक का सिविल सर्विसेज में सिर्फ 3% का ये रोल है, पर अगर बच्चे जाएंगे ही नहीं, 2000 बच्चों में 57 बच्चे अगर इंटरव्यू के लिए अपियर हो रहे तो आपका परसेंटेज ऑलरेडी कम है ना, आप उतने नंबर से जा ही नहीं रहे हो वहां तक, आपके पॉपुलेशन के हिसाब से आप जा ही नहीं रहे हो। तो कमी कहीं ना कहीं इधर से है, कमी उधर से नहीं है ना। डिमांड में कमी नहीं है, सप्लाई में कमी है हमारे। और मार्केट का एक वसूल होता है, जितना डिमांड हो उतना ही सप्लाई होना चाहिए, और जितना सप्लाई हो उतना ही डिमांड होना चाहिए, तभी जाके इकोनॉमी स्टेबल रहती है। और वो कहीं ना कहीं हमारी गड़बड़ हो गई है इकोनॉमी, कि जितना डिमांड है उतना सप्लाई नहीं है। और हमको खास करके इस चीज़ को मैं आपके ज़रिए से मैसेज देना चाहता हूँ, क्या वो इक्विलिब्रियम हम कैसे सेटल कर सकते हैं। तो सेटल इसी डायरेक्शन से कर सकते हैं कि जो बच्चा एजुकेशन के दायरे से बाहर है उस बच्चे को ये कहे कि आप एजुकेशन लें। जो पेरेंट्स ये सोचते हैं क्या आप बच्चों के साथ आगे चल के कुछ डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, कहीं जॉब नहीं मिल सकती है, कहीं ये नहीं हो सकता है, ये निगेटिव परसेप्शन अगर दिमाग में है तो उसको हटाने का काम हमको करना है। क्योंकि मेरे एक लिमिटेशंस है, मैं हर चीज़ के हर जगह पे नहीं जा सकता हूँ। तो मैं आपके ज़रिए से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप वो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को जो ड्रॉप आउट है उनको सिस्टम में लाने की कोशिश कीजिए, और खुले दिल से ये सोचिए क्या मेरे में वो टैलेंट है, ज़रूरत उसको है सामने वाले को, और मेरा टैलेंट देख के वो मुझे सिलेक्ट करेगा। मैं आपको बताना भूल गया कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इंटरव्यू में मुझे 140 नंबर मिलेंगे, क्योंकि भारत भूषण वैद जैसा चीफ सेक्रेटरी बंदे के बोर्ड में हूँ, और जिस वक्त मेरे मार्क्स मुझे पता चले तो मुझे 173 नंबर थे, जो कि एवरेज से भी ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं ये होता है कि अपने दिमाग से ये बात हटा दीजिए। अगर मैं ये सोचता क्या मेरे कम्युनिटी के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, या तो मेरे फैमिली का बैकग्राउंड ऐसा है, मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड ऐसा है, मैं इकोनॉमिकली इतना स्ट्रांग नहीं हूँ, ये सब कुछ है, कोई वसीला चलता है कि कोई पैसा लेकर
जॉब देता है यूपीएससी में, उसके लिए करप्शन होता है, ये सब चीज़ें अगर मैं सोचता तो मैं कहीं ना कहीं अपेयर ही नहीं होता। तो ये तो बहाने हैं, तो मुझे वो चीज़ें अटेम्प्ट नहीं करनी है, मुझे वहाँ तक मेहनत करनी नहीं है, उस चीज़ के ये बहाने हैं। वो मेहनत करोगे तो इंशाल्लाह सक्सेस ज़रूर मिलेगा। बहुत ज़्यादा बोल लिया हूँ, अब मैं सोचता हूँ कि मैं बोलने की मेरी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, मैं बोल सकता हूँ, बट सुनने वाले की भी एक कैपेसिटी है, उसका भी एक ये लेना होता है। तो बस एक 4 वर्ड का एक शेर है, वो पेश करता हूँ और रुकता हूँ कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक हार कर ना बैठे राह के मुसाफिर, यूं थक हार कर ना बैठे राह के मुसाफिर, तुझे वो मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा, तुझे वो मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। शुक्रिया।